Good afternoon. Our today's topic is leprosy. Leprosy is a bacterial disease caused by Mycobacterium lepra. So Mycobacterium lepra causes leprosy. Leprosy is also known as Hansen disease because the causative organism of leprosy discovered by Dr. Hansen. So it is called Hansen disease. In ancient time, leprosy is regarded as कर्स ऑफ अ गॉड, भगवान का श्राप माना जाता है लेप्रोसी को, क्योंकि उस समय इसका कॉइजन का पता नहीं था। इसलिए लोग सोचते थे कि भगवान का श्राप है, और जिसको लेप्रोसी हो गया, जिसको कुष्ठ रोग बोलते हैं, कुष्ठ रोग कोढ़ जिसको हो गया, उसको सोसाइटी से अलग कर दिया जाता था और उसको लोग बहुत घृणा की दृष्टि से देखते थे। उस समय इसका वजह का जानकारी नहीं था, इसलिए उसको भगवान का श्राप बोला जाता था। तो लेप्रोसी को डायग्नोज कौन किया, लेप्रोसी ऑर्गेनिज्म कौन ढूंढा? हैंसन। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड हैंसन डिजीज। लेप्रोसी बहुत पुराने समय से, सब एक तरह से देखा जाए तो ओल्डेस्ट डिजीज है। हर तरह का रिटन में, राइटिंग्स में, कुरान में, बाइबल में, बहुत तरह के राइटिंग्स में लेप्रोसी का बारे में मेंशन है कि ये भगवान का कर्ज है या फिर ऊपर वाले का कर्ज है जो कि खराब काम किया है उसको। तो लेप्रोसी हुआ एक तरह का डिजीज कॉल्ड बाय बैक्टीरियम माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रा। लेप्रोसी पूरा वर्ल्ड में था, अभी धीरे धीरे बहुत सारे कंट्री से एलिमिनेट हो गया है। इंडिया से भी एलिमिनेट हो गया है 2005 में। लेप्रोसी एलिमिनेट हो गया है कब बोलेंगे? वेल इट इज़ कॉल्ड एलिमिनेटेड, जब किसी एरिया में, किसी डिजीज में, किसी डिस्ट्रिक्ट में, किसी कंट्री में 1 केस पर 10,000 से भी बिलो इसका इंसिडेंस रेट हो तब, यानी 10,000 में से अगर एक को लेप्रोसी है या फिर उससे कम है तो बोलेंगे एलिमिनेटेड। अगर एक से ज़्यादा हो गया तो फिर वो एलिमिनेटेड नहीं है, वहाँ पे लेप्रोसी है। तो ये है लेप्रोसी का इंडेक्स। 2005 में इंडिया में 1981 में 57 पर 10,000 केसेस था। 2004 में 2.3 पर केसेस हुआ और 2005 में बिलो 1 हो गया। तो इसलिए इंडिया से एलिमिनेट हो गया लेप्रोसी। क्या कहते हैं लेप्रोसी के एजेंट कौन है ये बताएं। बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रा। ये एक एसिड फास्ट वेसेली है जो कि नर्व के स्वान सेल को इफेक्ट करता है। स्वान सेल में इसका एफिनिटी रहता है, ये स्वान सेल में जाके और रेटिकुलो एंडोथेलियम सिस्टम में भी इसका एफिनिटी रहता है। ये नर्व को इफेक्ट करता है ये बैक्टीरिया। इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन है? माइक्रोबैक्टीरिया लेप्रा। बार बता रहे हैं। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, कहाँ से आता है? सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है केस ऑफ द लेप्रोसी। लेप्रोसी का केस ही इसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, स्पेशली एक्टिव केस। कैसे ये एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन में कैसे, कहाँ से घुसता है शरीर में? इसका पोर्टल ऑफ एंट्री है, मेन पोर्टल ऑफ एंट्री है नोज। ये नोज से एंटर करता है। तो किसी में अगर है, कोई छींक दिया, कोई खांस दिया, तो वो नोज से दूसरे में एंटर कर जाएगा। या फिर अगर किसी के हैंड में है, हैंड इफेक्टेड है, कोई ऐसा पार्ट इफेक्टेड है और वो आदमी उस पार्ट को एक ऐसे आदमी से कांटेक्ट किया जिसका स्किन इंटैक्ट नहीं है, अल्सर है या फिर कुछ है, कट वुंड है, वहाँ पर इसी तरह से लेप्रोसी का स्किन या फिर बैक्टीरिया टच हुआ तो वहाँ से ब्लड में चला जाता है और वहाँ से वो भी एक पोर्टल ऑफ एंट्री है। मेन पोर्टल ऑफ एंट्री का नोज़, और दूसरा क्या हुआ? कट वुंड या फिर स्किन से भी इसका एंट्री हो सकता है। यह है पोर्टल ऑफ एंट्री। इन्फेक्टिविटी, ये काफ़ी इन्फेक्टिव है लेकिन लेस पैथोजेनिक है। पैथोजन ज़्यादा इसका पैथोजेनिसिटी नहीं है, लेकिन इन्फेक्टिव बहुत ज़्यादा है। इन्फेक्टिव से इन्फेक्ट बहुत लोग करेगा लेकिन ज़्यादा सीवियर बहुत कम लोग में नहीं होगा। किसको इफेक्ट करता है ज़्यादा? ये कोई एज का लिमिटेशन नहीं, हर एज में इफेक्ट करता है। 2.5 मंथ के बच्चे से लेके बड़े बूढ़ों तक, लेकिन 10 से 20 ईयर्स के लोगों में ज़्यादा इफेक्ट करता है। 10 से 15 साल के, 10 से 20 साल के लोगों में ज़्यादा इफेक्ट करता है और मेल को ज़्यादा करता है, फीमेल से ज़्यादा मेल में इफेक्टिव होता है। ये स्पेशली एक तरह का
और ऐसा डिजीज़ है जो कि पुअर लोगों में ज़्यादा होता है, पुअर अनहाइजीनिक पीपल, जिसका न्यूट्रिशन ठीक नहीं है, ऐसे लोगों में ज़्यादा होता है। जहाँ पे ओवर क्राउडिंग है, जहाँ पे बैक्टीरिया को ग्रोथ करने में ज़्यादा सुविधा होता है, ऐसे एरिया में ये ज़्यादा होता है। और इसलिए इसको मोस्टली रूरल प्रॉब्लम कहते हैं, क्योंकि ये गाँव देहात में ज़्यादा होता है, वहाँ हाइजीन का प्रॉब्लम है, इसलिए रूरल प्रॉब्लम बोलते हैं इसको। ये एक तरह का सोशल डिजीज़ भी है, क्योंकि सोशल सोसाइटी में बहुत तेज़ी से फैलता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ सोशल डिजीज़। अटैक रेट कितना है इसका? 4 to 12% अटैक रेट है, यानी एक आदमी को हुआ है तो वो 100 आदमी को अगर कांटेक्ट में आएगा तो 4 से 12 लोगों को भी हो सकता है। अटैक रेट है 4 to 12%। और एक को अगर किसी को हुआ है तो वो साइन एंड सिम्टम शो करने में 5 साल तक लग सकता है। सो इट इज़ वेरी स्लो डेवलपिंग डिजीज, पैथोजेनिसिटी बहुत कम है, 5 से 6 साल तक लग सकता है सिम्टम प्रोड्यूस होने में। तब तक वो सब क्लिनिकल केस बन के रहेगा और दूसरे को भी इन्फेक्ट कर सकता है। और मेन इन्फेक्टिव सोर्स क्या है? केस ऑफ द डिजीज। कितना एज बता दें, किस सेक्स में इफेक्ट करता है? तो मेल में ज़्यादा करता है, रूरल एरिया में ज़्यादा करता है, जिसका इम्यूनिटी लो है उसको ज़्यादा करेगा। तो ये है कुछ डिजीज। अच्छा, यानी लेप्रोसी। ये हो गया किसको हो रहा है, कौन कर रहा है, कौन से एरिया में हो रहा है, किस तरह के लोगों में ज़्यादा हो रहा है। लेकिन होता क्या है, लेप्रोसी होता क्या है, कैसे समझ में आया किसी को लेप्रोसी है, सिम्टम क्या है लेप्रोसी का, ये है मेन मुद्दा। तो इसका मेन सिम्टम है हाइपो पिगमेंटेड पैच, मतलब सादा सादा दाग हो जाता है बॉडी में। तो सादा दाग हो गया तो लेप्रोसी है? बिल्कुल ऐसा नहीं। लेकोडर्मा हाइपो पिगमेंटेड पैच का बहुत सारा कारण होता है, तो इसके साथ और कुछ चाहिए क्या? हाइपो पिगमेंटेड पैच, वन मोर देन वन, या और वो जो पैच है उसका सेंसरी लॉस रहेगा, मतलब सेंसेशन नहीं रहेगा, तो सेंसरी लॉस रहेगा उस पिगमेंटेड पैच में। तो हाइपर पिगमेंटेड पैच, पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ क्यूटेनियस सेंसेशन, उसमें सेंसेशन नहीं रहेगा। और क्या रहेगा? ये हो गया प्रेजेंटिंग सिम्टम, ये मिलेगा ही क्या? हाइपर पिगमेंटेड पैच, और इसके साथ में क्या रहेगा? सेंसरी लॉस, पार्शियल और कंप्लीट। पार्शियल भी हो सकता है, थोड़ा सा थोड़ा नहीं है, और थोड़ा सा थोड़ा नहीं है, मतलब फाइन टच नहीं है, क्रूड टच है, और ये फिर टोटल लॉस, फाइन भी नहीं है, क्रूड भी नहीं है। और क्या होता है? नर्व, क्योंकि ये बोले बेसिकली कहाँ इन्फेक्ट करता है? नर्व को। तो नर्व को इन्फेक्ट करेगा तो नर्व ठीक हो जाएगा, मोटा हो जाएगा नर्व। जब यहाँ टच करेंगे अल्ना नर्व वगैरह को, तो फील करने की कोशिश करेंगे तो मोटा तार जैसा एक फीलिंग आएगा यहाँ पे, ऑरिकुलर नर्व मोटा तार जैसा फीलिंग आएगा, पॉप्लिटियल पैर में मोटा तार जैसा फीलिंग आएगा, और वो पेनफुल रहेगा। तो ये सिम्टम है, क्या सिम्टम हो गया? हाइपर पिगमेंटेड पैच, सेंसरी लॉस और थिकनिंग ऑफ द नर्व। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। इसके अलावा और क्या है? तो स्मेयर लेंगे, स्किन का स्मेयर या फिर नज़ल स्मेयर लेंगे तो उसमें एसिड फास्ट बेसिली मिलेगा हम लोगों को। इसके सिवा और क्या सिम्टम हो सकता है? और अल्सर रहेगा, टो का फिंगर सड़ जाएगा, गायब हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, धीरे धीरे गल के गायब हो जाएगा। हाथ का फिंगर गायब हो जाएगा, क्योंकि अल्ना नर्व इफेक्टेड है तो क्लॉ हैंड हो सकता है, ऐसे हाथ हो जाएगा और यहाँ का फिंगर गायब हो जाएगा, ऐसे फोड़ कर हो जाएगा। पैर में तो अच्छा डिफॉर्मिटी हो सकता है, तो डिफरेंट टाइप का नर्व पर डिफॉर्मिटी होगा, और अल्सर होगा, और सेंसरी लॉस होगा, हाइपर पिगमेंटेड पैच होगा, और डिजिटल जो टो या फिंगर है वो लॉस हो जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा, नेल लॉस हो जाएगा, नेल नहीं रहेगा। तो ये सब एडवांस सिम्टम है, ये सब मिलेगा लेप्रोसी के पेशेंट में। नजल डिप्रेशन, नोज भी गल जाएगा, नाक का हो जाएगा, नजल डिप्रेशन, तो ये सब मिलेगा लेप्रोसी का सिम्टम नहीं है। प्रेजेंटिंग सिम्टम हो गया। अब लेप्रोसी को कितनी तरह का होता है? लेप्रोसी मेनली होता है 2 तरह का, एक पॉसी बेसिलरी, एक मल्टी बेसिलरी।
पॉसिबेसिलरी कब बोलेंगे? जब जो लेसन है, जो वाइट पिगमेंटेड पैच है, वो 1 से लेकर 5 तक ही रहेगा। गिनेंगे कहाँ कहाँ है, 5 से कम है तो पॉसिबेसिलरी, और 5 से ज़्यादा है तो फिर मल्टी बेसिलरी लेसन है, लेप्रोसी है। पॉसिबेसिलरी है, मल्टी बेसिलरी, इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है और ट्रीटमेंट भी डिफरेंट है। तो पॉसिबेसिलरी है, उसको 6 महीना ट्रीटमेंट देंगे एंटीबायोटिक का जो कोर्स होता है स्पेशली फॉर लेप्रोसी, और जो मल्टी बेसिलरी है उसको 12 महीना का कोर्स देंगे। इसके बारे में आगे बताते हैं, जो मुझे टाइप बता रहे ये हो गया। और टाइप होता है इसका, एक होता है इसका में, और दूसरे तरीके से देखा जाए तो इसको 5 भाग में बांटा गया है, 5 टाइप में बांटा गया है। क्या क्या है 5 टाइप्स? इंटरमीडिएट, देखो पहले पोलर है ऊपर, सबसे ज़्यादा, सबसे जो पोलर है वो है 2 तरह का हुआ, एक हुआ ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी और एक है लेप्रोमेटस लेप्रोसी। लेप्रोमेटस लेप्रोसी बहुत खतरनाक है, ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी लेस खतरनाक है। अब इसके बीच में आएगा इंटरमीडिएट लेप्रोसी, ठीक। अब इन दोनों के बीच में आएगा बॉर्डर लाइन ट्यूबरकुलोइड, बॉर्डर लाइन लेप्रोमेटस। तो 5 तरह का हो गया। एक हो गया आपका इंटरमीडिएट टाइप, ट्यूबरकुलोइड टाइप, लेप्रोमेटस टाइप और बॉर्डर लाइन टाइप एंड प्योर न्यूरोटिक भी है। तो 5 तरह क्या क्या हो गया? लेप्रोमेटस लेप्रोसी, ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी, इंटरमीडिएट लेप्रोसी, बॉर्डर लाइन लेप्रोसी और प्योर न्यूरोटिक टाइप। सबका सिम्टम थोड़ा अलग है। क्या क्या सिम्टम? सबसे पहला है इंटरमीडिएट टाइप ऑफ लेप्रोसी। पहला इंटरमीडिएट टाइप ऑफ लेप्रोसी, जैसा कि नाम है इंटरमीडिएट, मतलब कुछ सिम्टम रहेगा कुछ सिम्टम नहीं रहेगा। क्या सिम्टम है इसमें? 1 या 2 हाइपोपिगमेंटेड पैच रहेगा, वो भी वेल डिफाइंड नहीं है, बस ऐसे कहीं भी वाइटिश टाइप का है, ऐसा नहीं कि एकदम राउंड है, वेल डिफाइंड नहीं है। ऐसे ही 1 या 2 पिगमेंटेड पैच, इसकी सेंसरी लॉस थोड़ा हो भी सकता है, थोड़ा नहीं भी हो सकता है, और जब सेरोलॉजी करेंगे तो बैक्टीरिया नहीं मिलेगा। ये हो गया इंटरमीडिएट। इसके बाद है ट्यूबरकुलोइड। इसमें क्या है? ट्यूबरकुलोइड में वेल डिफाइंड पैच रहता है, 1 या 2। इसमें क्या है, 1-2 पैच उसमें भी था लेकिन वेल डिफाइंड नहीं था। ट्यूबरकुलोइड में 1 और 2 पैचेज रहेगा जो कि वेल डिफाइंड रहेगा और वो पूरा एनेस्थेटिक रहेगा, मतलब सेंसरी लॉस रहेगा। और बैक्टीरियोलॉजी में बैक्टीरिया नहीं मिलेगा। थोड़ा सा डिफरेंट आया इंटरमीडिएट और ट्यूबरकुलोइड में। इसके बाद आता है बॉर्डर लाइन, जो कि एकदम बॉर्डर लाइन में ही है, मतलब और ज़्यादा सिम्टम है उसमें। क्या सिम्टम है उसमें? 4 और मोर हाइपोपिगमेंटेड पैच, 4 और मोर हाइपोपिगमेंटेड पैच, 4 से ज़्यादा हो गया। सेंसरी लॉस रहेगा और बैक्टीरियोलॉजिकली पॉजिटिव रहेगा। जब बैक्टीरिया का कल्चर करेंगे उसके लेसन की तो पॉजिटिव रहेगा। डिफरेंट हुआ। अब इसके बाद आएगा जो सबसे ज़्यादा भयंकर है, लेप्रोमेटस टाइप। लेप्रोमेटस टाइप में क्या होगा? इसमें सब कुछ रहेगा। क्या क्या सब कुछ रहेगा? पूरा एकदम हाइपोपिगमेंटेड पैच, सेंसरी लॉस, बैक्टीरिया का पॉजिटिव, सब कुछ है। तो हो गया लेप्रोमेटस टाइप। इसके बाद आता है प्योर न्यूरोटिक टाइप। इसमें क्या होगा? स्किन लेसन नहीं मिलेगा लेकिन न्यूरॉन का लेसन मिलेगा। क्या लेगा? ठीक हो जाएगा पूरा नर्व वगैरह, नर्व का डिफॉर्मिटी वगैरह रहेगा। तो ये सब हो गया टाइप ऑफ लेप्रोसी। डिफरेंट टाइप, 5 टाइप का होता है। सबका डिफरेंट सिम्टम है, थोड़ा इसके आधार पर हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये हो गया। अच्छा, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिट एक से दूसरे में कैसे होता है थोड़ा सा बता चुके हैं पहले ही। क्योंकि नाक से हो रहा है तो नाक में कौन जाता है? ड्रॉपलेट। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से हो रहा है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या है बहुत बार बता चुके हैं, बहुत सारे डिजीज़ के बारे में। तो पहला मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। इसके बाद क्या बताए थे? कट फट से हो रहा है यानी कॉन्टैक्ट। तो कॉन्टैक्ट से होता है और ड्रॉपलेट से होता है। कौन सा कॉन्टैक्ट? स्किन कॉन्टैक्ट से होता है। और दूसरा रूट्स वगैरह भी है। क्या है? जैसे कि कोई निडल वगैरह पंचर हुआ या फिर कोई टैटू बना रहा है, एक निडल से बार बार टैटू बना रहा है, तो
और ब्रेस्ट मिल्क से भी होता है। तो ये होगा मोड ऑफ ट्रांसमिशन, एक से दूसरे में कैसे कैसे होगा। क्या क्या बताएं? पहला हुआ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, कॉन्टैक्ट, स्किन कॉन्टैक्ट और ब्रेस्ट मिल्क, नीडल, इन सब चीज़ों से ट्रांसमिट होता है एक से दूसरे में। क्लासिफिकेशन हो गया। अब कोई पेशेंट आया है ये सिम्टम लेके कि उसके पास हाइपोपिगमेंटेड पैच है, सेंसरी लॉस है, तो उसको एग्जामिन करना होता है। एग्जामिन कैसे करेंगे, क्या देखेंगे, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला एग्जामिन करेंगे इंट्रोडक्शन, नेम, एज, सेक्स, कहाँ से रहता है, कौन से एरिया में, उस एरिया में और कोई केस है कि नहीं, फैमिली हिस्ट्री में क्या है, फैमिली हिस्ट्री में कोई लेप्रोसी का, ट्यूबरकुलोसिस का केस है कि नहीं, ये सब जानेंगे। उसके बाद करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, पहले से जो हाइपोपिगमेंटेड पैच है उसको सनलाइट एरिया में या फिर ज़्यादा लाइट के एरिया में देखेंगे, सेंसेशन है कि नहीं है उसको चेक करेंगे, आंख बंद करा के टच करके देखेंगे, फाइन टच देखेंगे, फूड टच देखेंगे, महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये देखेंगे। इसके बाद क्या देखेंगे, पैल्पेट करेंगे, क्या नर्व पैल्पेट करेंगे, कौन सा नर्व, पल्ला नर्व, रेडियल नर्व, ऑरिकुलर नर्व, ये सब देखेंगे कि नर्व ठीक हुआ है कि नहीं, नर्व में पेन है कि नहीं। ये सब सिम्टम अगर मिल रहा है तो उसको लेप्रोसी है। अब करेंगे कंफर्म डायग्नोसिस। कंफर्म डायग्नोसिस कैसे करेंगे, स्मीयर बना के या फिर ब्लड कल्चर करके। स्मीयर कैसे बनाते हैं, जहाँ पे उसको लेसन है वहाँ पे नाइफ से थोड़ा सा काट के, थोड़ा सा एकदम 5 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर काटेंगे, ज़्यादा ब्लड नहीं आना चाहिए, ब्लड आएगा तो खोद देंगे। काट के ब्लड स्किन के थोड़ा टुकड़ा लेके उसको स्मीयर बना के उसमें चेक करेंगे कि उसमें बेसिली है कि नहीं है। इसी तरह नज़र स्मेल ले सकते हैं, नाइफ को स्क्रैप करेंगे नाक के अंदर घुसा के और थोड़ा सा जो म्यूकस निकलेगा, म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह निकलेगा, उसको स्मीयर बना के चेक करेंगे कि उसमें बेसिली है कि नहीं है। ये हो गया। और एक होता है लेप्रोमिन टेस्ट। लेप्रोमिन टेस्ट स्पेशली प्रीवैलेंस के लिए यूज़ करते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें एक एंटीजन इंजेक्ट करते हैं जिसका नाम है धर्मेंद्र एंटीजन। ये स्पेशली लेप्रोसी केस का डायग्नोसिस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको इंट्राडर्मली इंजेक्ट कर देंगे, इंजेक्ट करके रीडिंग लेंगे आफ्टर 48 आवर्स और 21 डेज। रीडिंग में क्या आएगा, रेडनेस होगा, जहाँ इंजेक्ट किए हैं वहाँ पे अगर 10 mm से ज़्यादा का रेडनेस है तो एक तरह से पॉजिटिव हो गया, ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया। इसके बाद 21 डेज़ के बाद देखेंगे नोड्यूल बन रहा है कि नहीं। अगर 5 mm से ज़्यादा नोड्यूल बन गया है, 5 mm से ज़्यादा नोड्यूल बन गया है तो फिर ये पॉजिटिव हो गया। लेकिन इसका कुछ डिसएडवांटेज है इस टेस्ट का, ये कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं है, ये कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं है, ये बस प्रीवैलेंस के लिए यूज़ करते हैं कि पहले हुआ था कि नहीं, उसको भी हो सकता है और जिसको है उसको भी हो सकता है, पॉजिटिव, दोनों में पॉजिटिव हो सकता है। ये डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है। डायग्नोस्टिक टेस्ट ये बस प्रोग्नोसिस के लिए यूज़ करते हैं। डायग्नोस्टिक क्या है, स्मीयर टेस्ट एक तरह का डायग्नोस्टिक टेस्ट है। इसके अलावा एक हिस्टामिन टेस्ट होता है, हिस्टामिन टेस्ट। हिस्टामिन क्या करता है, जब हिस्टामिन ज़्यादा होता है तो नर्व को स्टिमुलेट करके वहाँ पे आर्टिकेरिया टाइप का एक एरिथीमा बना देता है, तो ये हुआ हिस्टामिन का काम। इसलिए जब भी खुजली एलर्जी वगैरह होता है तो हिस्टामिन ज़्यादा हो जाता है ब्लड में, तो एंटी हिस्टामिनेटिक मेडिसिन देते हैं। तो अगर लेप्रोसी, हाइपोपिगमेंटेड पैच है, सेंसरी लॉस है, या फिर वहाँ पे नर्व डैमेज है, तो नर्व डैमेज है, लेकिन यहाँ पे जब हिस्टामिन को इंजेक्शन देंगे तो नर्व डैमेज की वजह से कोई रिएक्शन नहीं होगा, तो ये एक तरह से पॉजिटिव टेस्ट माना जाएगा। तो हिस्टामिन टेस्ट रिकमेंडेड होता है जहाँ पे डायग्नोसिस डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो डायग्नोसिस जहाँ पे डिफ़िकल्ट हो रहा है वहाँ पे हिस्टामिन टेस्ट करते हैं। डायग्नोसिस कहाँ पे डिफ़िकल्ट होगा, जहाँ पे बैक्टीरियोलॉजिकली नेगेटिव लेप्रोसी है। बैक्टीरियोलॉजिकली नेगेटिव कौन कौन सा लेप्रोसी है, इंटरमीडिएट लेप्रोसी बताए थे, जहाँ पे 1 या 2 पैच ही रहता है, सेंसरी इम्पेयरमेंट भी होता है, भी नहीं भी होता है, और बैक्टीरियोलॉजिकली नेगेटिव होता है। और क्या है, ट्यूबरकुलोइड में भी वेल डिफाइंड 1-2 पैचेज होते हैं, सेंसरी लॉस होता है पूरा, लेकिन बैक्टीरियोलॉजिकली नेगेटिव होता है।
और किसमें होता है, और होता है बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन में तो ये दो हो गया, ये दो मेन है। इन दोनों में बैक्टीरियोलॉजिकल नेगेटिव होगा और हिस्टामिन टेस्ट करेंगे उसके लिए। तो क्या क्या टेस्ट हो गया, नेगल स्मेयर, हिस्टामिन टेस्ट और लेप्रोनिन टेस्ट, ये तीनों मेन है। इसके अलावा बायोप्सी कर सकते हैं, एलिजा कर सकते हैं और रेडियो इम्यून एसे कर सकते हैं। ये सब कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, स्पेशली एलिजा और FLA ABS टेस्ट है, एंटीबॉडी टेस्ट है, ये सब कर सकते हैं। ये हो गया डायग्नोसिस कैसे करते हैं, सिम्टम क्या है, कॉजेशन क्या है, किसको हो रहा है, कितने टाइप का होता है, क्या सिम्टम होता है। अब जिसको हो गया है उसको क्या करते हैं, उसको क्या करेंगे, तो ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन आइसोलेट करके, उसको आइसोलेट कर देंगे। जिसको हो गया है उसको आइसोलेट करके ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट में मेडिकल, एंटीबायोटिक, मल्टी ड्रग थेरेपी होता है, जो कि देना बहुत ज़रूरी है, जो कि नॉट ऑफ आवर कंसर्न। एंटीबायोटिक मेडिसिन, मल्टी ड्रग थेरेपी, ये सब मॉडर्न मेडिसिन का काम है। हम लोग कहाँ जानेंगे, क्या करना है, एस्टिमेट ऑफ प्रॉब्लम को कैसे ढूंढते हैं, सर्विलेंस करते हैं, हाउस सर्विलेंस, एक्टिव सर्विलेंस करते हैं। सर्विलेंस करके केस ढूंढेंगे, केस ढूंढ के उसको मल्टी ड्रग थेरेपी देंगे। मल्टी ड्रग थेरेपी दो तरह का होता है, 6 महीने का और 12 महीने का। 6 महीने किसको देंगे, पॉसी बैसिलरी लेप्रोसी में, और 12 महीने किसको देंगे, मल्टी बैसिलरी लेप्रोसी में। पॉसी बैसिलरी क्या होता है, मल्टी बैसिलरी क्या होता है, पहले बता चुके हैं। अगर 5 से कम होगा पैचेस स्किन में तो पॉसी बैसिलरी, 5 से ज़्यादा होगा तो मल्टी बैसिलरी लेप्रोसी। इसके अलावा दोनों का ट्रीटमेंट अलग है, एक का 6 महीना है और एक का 12 महीना है, और दवा का नाम भी दोनों में अलग अलग है। कुछ दवा एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं मल्टी बैसिलरी में, तो अपने कंसर्न नहीं है, वो मॉडर्न मेडिसिन का कंसर्न है। ये हो गया ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। जिसको ट्रीटमेंट दे दिए अब उसको फॉलो करेंगे। जो पॉसी बैसिलरी है, जिसको 6 महीने का ट्रीटमेंट दिया गया है, उसको हर 1 साल में सर्विलेंस करके जाके नोट करेंगे सिम्टम पूरा ठीक हो गया है, ये कोई सिम्टम आ रहा है कि नहीं, ये 2 साल तक करेंगे। और जो मल्टी बैसिलरी था उसको 1 साल का ट्रीटमेंट दिए थे, उसको भी जाके चेक करेंगे हर साल में, लेकिन 5 साल तक। अगर 5 साल तक कोई सिम्टम नहीं आया तो फिर ये टोटली क्योर डिजीज हो गया। ये हो गया सर्विलेंस। आप प्रोटेक्शन, इससे बच कैसे सकते हैं, क्या क्या तरीका है प्रिवेंशन का। प्रिवेंशन का पहला तरीका जिसको होगा उसको आइसोलेट करना है और उस एरिया में सर्विलेंस करना है, और कोई डिजीज है नहीं। लेकिन मुश्किल ये है कि इसका सिम्टम आता है 5 साल बाद तक, इसलिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है ये काम, तो फिर भी सर्विलेंस करना है। और क्या करना है, वैक्सीन, कौन सा वैक्सीन, जो BCG वैक्सीन देते हैं बर्थ के समय, वो कुछ हद तक इससे बचाता है, लेप्रोसी में भी हेल्प करता है BCG वैक्सीन। इसके अलावा एम लेप्रा का डेथ वैक्सीन भी, किल्ड वैक्सीन भी मौजूद है, वो भी दे सकते हैं। और केमोप्रोफाइलेक्सिस का यूज़ करते हैं। ड्रग एसिडोडेप्सोन एक ड्रग आता है, मॉडर्न मेडिसिन का ही है ये सब, उसको यूज़ कर सकते हैं एज ए केमोप्रोफाइलेक्सिस, उससे बच सकते हैं। ये हो गया। और जिसको है, जिसको लेप्रोसी हुआ है, उसको बहुत सारा डिफॉर्मिटीज़ आता है, तो उस डिफॉर्मिटीज़ को ठीक करने के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर भेज सकते हैं, या फिर उसको और भी कुछ ऐड दे सकते हैं, फिजियोथेरेपी की ऐड, एनीथिंग एल्स, जिससे वो रिहेबिलाइज हो सके और बेटर लाइफ को लीड कर सके। क्या क्या उसका डिसेबिलिटी आ सकता है, अगर फेस का नर्व इन्वॉल्व हुआ, ये मेनली नर्व को इफेक्ट करता है ना, तो फेस का नर्व इन्वॉल्व होगा तो क्या होगा, फेस से पैरालिसिस हो सकता है, ये आईब्रो गायब हो सकता है, आईब्रो गायब हो सकता है, ये भी एक सिम्टम है। आईब्रो गायब होगा, ऑपोसिटी होगा, आँख का दिक्कत होगा, नर्व अगर ऑप्टिक नर्व इफेक्ट हुआ तो अंधा हो सकता है, हाथ में बताइए क्लो हैंड होगा, और ये उंगली गायब हो जाएगा, पैर में भी वही सब होगा। पैलेट भी गायब हो सकता है, पैलेट में अल्सर हो सकता है, परफोरेशन हो सकता है पैलेट में, नजल परफोरेशन हो सकता है, नाक गायब हो सकता है, ये सब बहुत सारा डिफॉर्मिटीज आता है।
तो दिस इज ऑल अबाउट लेप्रोसी। इसको इरेडिकेट कैसे कर सकते हैं? इरेडिकेट करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट टाइप ऑफ कैंपेन चला रहा है। फिलहाल तो एलिमिनेट हो चुका है बहुत सारी जगह से, स्पेशली इंडिया से भी एलिमिनेट हो सकता है, हो गया है। तो लेप्रोसी को इरेडिकेट करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि पहला चीज़ ये है कि इसके इंक्यूबेशन पीरियड बहुत लंबा है। अगर आज किसी को इफेक्ट करता है तो सिम्टम आएगा 5 साल बाद, और 5 साल तक वो बहुत लोगों को फैला चुका है। तो इरेडिकेट करना बहुत मुश्किल है इस वजह से, क्योंकि नंबर ऑफ केस आराम से बढ़ सकता है जहाँ पे एक भी केस है। दूसरा सब क्लिनिकल केस से बताएं, सब क्लिनिकल क्या करता है? एक से दूसरे को फैलाता है, और सब क्लिनिकल केस 5 साल तक रह सकता है। तो इससे इरेडिकेट करना बहुत ही मुश्किल है। सिम्टम ही नहीं आएगा तो ठीक किसको करेंगे? वैक्सीन किसको देंगे और इरेडिकेट किसको देंगे? और इसका प्रॉपर वैक्सीन अभी नहीं आया है। लेप्रोसी एक फील्ड वैक्सीन है, लेकिन वो कितना यूज़फुल है अभी मुश्किल है बोलना, पर BCG कुछ हद तक इसको प्रोटेक्ट करता है। ग्लोबल कैंपेन चलाया गया है WHO के तरफ से 2016 से 2020 तक टू प्रिवेंट लेप्रोसी। इसका क्या क्या मोटिव है? पहला विजन है जीरो डिजीज़, एकदम डिजीज़ नहीं होना चाहिए। दूसरा है जीरो ट्रांसमिशन ऑफ लेप्रोसी, अगर लेप्रोसी किसी को है भी तो जीरो ट्रांसमिशन, किसी को ट्रांसमिट नहीं कर पाए। दूसरा क्या है? जीरो डिसेबिलिटी, अगर लेप्रोसी है तो उसको डिसेबिलिटी से बचाना है, जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट देना है, मल्टी ड्रग थेरेपी, ये हो गया। और जीरो स्टिग्मा, मतलब अगर किसी को लेप्रोसी है तो उसको इतना डिस्क्रिमिनेट नहीं कर देना है कि उसको तो कोड है, इससे बात मत करो, इसलिए मत करो, कि वो डॉक्टर के पास न जाए, सब क्लिनिकली रहे और लोगों को फैलाए। तो ये सब जीरो करना है, जीरो डिजीज़, जीरो ट्रांसमिशन, जीरो डिसेबिलिटी एंड जीरो स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन जीरो। ये 4 चीज़ है जिसको विज़न है, ऐसे करना है। जो ये WHO का रिकमेंडेड स्ट्रेटजी है, ग्लोबली स्ट्रेटजी है। और गोल क्या है? फर्दर रिड्यूस द ग्लोबल और लोकल लेप्रोसी बर्डन। इसका गोल है फर्दर रिड्यूस लोकल एंड ग्लोबल बर्डन ऑफ लेप्रोसी। टारगेट क्या क्या है? कोई चिल्ड्रन अफेक्टेड नहीं होना चाहिए, नो चिल्ड्रन डायग्नोज्ड विथ लेप्रोसी, ये पहला। दूसरा टारगेट क्या है? रेट ऑफ न्यूली डायग्नोज्ड लेप्रोसी, अगर कोई नया लेप्रोसी डायग्नोज्ड भी हो रहा है तो उसका रेट बहुत कम होना चाहिए। कितना कम? 1 मिलियन में 1, इससे कम होना चाहिए। न्यूली डायग्नोज्ड केस 1 मिलियन में 1 से भी कम होना चाहिए, ये टारगेट है। और तीसरा क्या है? कोई भी असेंबली या फिर कोई भी कंट्री में ये अलाउ नहीं करना चाहिए कि जिसको कुष्ठ है, जिसको लेप्रोसी, उसको डिस्क्रिमिनेट किया जाए और लोगों से अलग रखा जाए, या फिर कुछ इस तरह का उसके साथ ट्रीटमेंट किया जाए कि उसको मेंटली हैरेसमेंट हो। ये हो गया ऑल अबाउट लेप्रोसी। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न रहे तो ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू।